औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 लेक्चर्स मैंने आपको बेसिक्स पे दिए। वो बेसिक्स क्या थी जो आपने 8वीं क्लास की साइंस में पढ़ी, आपने 7वीं क्लास की साइंस में पढ़ी, आपने 6ठी क्लास की साइंस में पढ़ी। वो बेसिक डेफिनेशंस थी मैटर के बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिजिकल केमिकल रिएक्शंस, बॉन्डिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाने की कोशिश की है। सब्सटेंसेस के बारे में आपको बताया। तो जनाब अली, आज हम लोग ज़रा थोड़ा सा अपने लेक्चर जो है उसको अपने चैप्टर की तरफ इसका रुख मोड़ते हैं कि अब चैप्टर में क्या पढ़ना हमने। तो जनाब ज़रा गौर से देखें, मैंने रेडियो एक्टिविटी डिफाइन की है। हालांकि इस चैप्टर के अंदर आप कहेंगे रेडियो एक्टिविटी तो कहीं पे भी नहीं है, तो बेटा पहले समझ लो कि रेडियो एक्टिविटी है क्या और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स क्या होते हैं, और इसी की बेसिस के ऊपर आपने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करके आप लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझना। तो जनाब आप में से किस किस बच्चे ने वो घड़ी देखी है, वो बटन्स देखे हैं जो जैसे ही अंधेरा होता है वो जलना शुरू कर देते हैं? तस्बीह देखी है कभी अंधेरे में चमकती है? किस किस ने नहीं देखी वो हाथ खड़ा करे। अंधेरे में चमकने वाली तस्बीह, अंधेरा होता है तो वो चमक रही होती है, जिस कील के साथ टंगी हुई होती है, नजर आ रही होती है। कुछ बटन्स आजकल आ रहे हैं, वो अंधेरे में बटन्स भी नजर आते हैं। कुछ वॉचेस हैं, घड़ियां, उनका डायल, सुइयां भी चमकती हैं और उनका जो नीचे डायल होता है, जो नीचे वो हल्के ग्रीन कलर का होता है, हल्के ग्रीन कलर। ऐसा ही है ना जनाब? मेरी बात समझ आ रही है आपको? जनाब वो कौन सी चीज है जो उस मटेरियल को रोशन बनाती है? अंधेरे में वो चीज चमक रही होती है बेटा, उससे शुआएं निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है? उससे शुआएं निकल रही होती हैं और उन शुआओं को कहते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। अब बात समझ आ गई? तो मादा जात से, किससे? मादा जात से खुद ब खुद, ये स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो? स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो? एक वो काम जो खुद ब खुद हो, वो काम जिसको करवाने के लिए आपको किसी बाहर के बंदे की जरूरत ना पड़े। रोटी खाने के लिए नवाला तोड़ के मुंह में लेके जाना पड़ता है ना? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या? हवा आपके फेफड़े खुद ब खुद, सांस आ रहा जा रहा है, दिल खुद ब खुद खून को पंप कर रहा, नहीं कर रहा? करवाने की जरूरत है आपको? नहीं। तो वो काम जो खुद ब खुद हो, आपको करवाने की जरूरत ना पड़े, तो बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत, तो स्पॉन्टेनियस। अब वो घड़ी के डायल से या बटन से या तस्वीर से रोशनी खुद ब खुद निकालनी पड़ती है। खुद ब खुद। इमिशन का मतलब होता है खारिज होना। इमिशन का मतलब होता है द स्पॉन्टेनियस इमिशन, खुद ब खुद इखराज। खुद ब खुद किसका? ऑफ रेडिएशंस, शुआओं का। रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? तो शुआओं का खुद ब खुद खारिज होना। शुआओं का किससे खारिज होना? किससे? गौर से सुनना। इमिशन का मतलब होता है इखराज, खारिज होना, निकलना। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद किसका? शुआओं का खुद ब खुद खारिज होना। फ्रॉम का मतलब होता है से। द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? ये न्यूक्लियस की जमा है। एक न्यूक्लियस होता है, ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियाई होता है। आप हैवियर एटम्स। अब बेटा देखो, हाइड्रोजन सबसे हल्का एटम है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, ऐसा ही है ना? फिर हीलियम है, फिर इस तरह। तो बेटा हैवियर एटम्स का मतलब ये है कि वो एटम्स जिनके न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो बेटा हैवियर एटम से मुराद वो आपके एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से क्या हो, उनको हम हैवियर न्यूक्लियाई कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? 82 से ज्यादा। अब 82 एटॉमिक नंबर होने का क्या मतलब है? नंबर 82 का मतलब ये इसमें प्रोटॉन्स, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 82 है। इसके एक एटम के न्यूक्लियस में 82 प्रोटॉन्स होते हैं। अब 82 से ऊपर 83 हो गया, उसे हम हैवियर न्यूक्लियस कहते हैं। तो 82 से ज्यादा एटॉमिक नंबर रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से खुद ब खुद क्या खारिज होती हैं? शुआएं खारिज होती हैं। समझ आया नहीं यार? तो ये जो शुआओं का इखराज है उनके अंदर से इस अमल को, शुआओं के निकलने को, शुआओं के निकलने को, हवा के अंदर और बाहर जाने को हम कहते हैं सांस लेना, कहते हैं ना। तो शुआओं के निकलने को, शुआओं के निकलने को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसे कहते हैं ताबकारी। समझ आ गया? द स्पॉन्टेनियस इमिशन, खुद ब खुद खारिज होना शुआओं का, फ्रॉम द हैवियर न्यूक्लियाई, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ हैवियर एटम्स, वजनी या भारी एटमों के न्यूक्लियस से शुआओं का खुद ब खुद खारिज होना, ठीक है, क्या कहलाता है? रेडियोएक्टिविटी। और द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम न्यूक्लियर एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। डेफिनेशन समझ आ गई है? समझ आ गई है? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या है? अब मैंने पहले कहा हैवियर एटम्स के न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती है, लेकिन आपके जो लाइटर एटम्स हैं, हल्के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या कम है, उनसे नहीं निकलती, लेकिन उनको भी इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो भी खुद ब खुद क्या करें? रेडिएशंस को खारिज करें। समझ आ गया नहीं आ गया? तो आर्टिफिशियल या मसनूई, मेरी बात गौर से सुनना, एक होती है नेचुरल आपकी फर्टिलाइजर, खाद, कुदरती खाद का पता ना, जिसमें आपका गोबर, घास फूस वगैरह, गला सड़ा सारा, ये कुदरती खाद है। और एक आपकी आर्टिफिशियल यूरिया आपकी, वो आपकी आर्टिफिशियल मसनूई आपकी खाद है। तो द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ, गौर से सुनना, द फिनोमेना ऑफ इमिशन, फिनोमेना किसे कहते हैं बेटा? मजहर को। किसे कहते हैं? मजहर, इमिशन, इखराज का। रेडियोएक्टिव का क्या मतलब है? ताबकार शुआओं के खारिज होने का अमल, फ्रॉम द लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के एटमों से। हालांकि हल्के एटमों से निकलती नहीं है, लेकिन हल्के एटमों से कैसे निकलेंगी? जब आप हल्के एटमों के ऊपर क्या करेंगे? बम्बार्ड करेंगे, मारेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? उनके ऊपर आप क्या करेंगे? मारेंगे। किसको मारेंगे? अल्फा पार्टिकल्स को, ऑन देम, उनके ऊपर। इस कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। प्रॉब्लम किसी को? तो बेटा इसे कहते हैं मसनूई ताबकारी। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या है? अब बेटा वो एलिमेंट्स जिनके अंदर से ये शुआएं खारिज होंगी उनको कहते हैं ताबकार अनासिर। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर से ये शुआएं खारिज होंगी, उन्हें हम कहते हैं ताबकार अनासिर। तो ये लिखा हुआ दोज एलिमेंट्स व्हिच इमिट रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। रेडियोएक्टिव का दोज का मतलब वो, एलिमेंट्स का मतलब अनासिर, विच का मतलब जो, इमिट का मतलब खारिज करते हैं। रेडियोएक्टिव रेडिएशन ताबकार शुआएं और हैं कॉल्ड कहलाते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, उन्हें हम ताबकार अनासिर कहते हैं। फिर जी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो क्योंकि अभी तक मैंने आपको आइसोटोप्स नहीं पढ़ाया, आइसोटोप्स हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इस तरह याद रख लें, ये एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के। तो those radioactive atoms whose atomic numbers are same, आपके ऐसे रेडियोएक्टिव एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, बट द एटॉमिक मास नंबर्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसकी? आपके लिए रेडियोएक्टिविटी को समझना असल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपने समझ लिया। अब मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना, जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हैं, ये जो शुआएं निकलती हैं जो आपके हैवियर एटम्स के अंदर से, इनकी 3 किस्में हैं। इनकी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस ही। तो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्लेक्शन। किसकी बुनियाद पर? उनके मुड़ जाने की बुनियाद पर, उनके मुड़ जाने की बुनियाद पर। इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। बेटा गौर से सुनना, गौर से सुनना, ये आपकी एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये आपकी ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? अच्छा मुझे ये बताओ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? मकनातीस खेले हो कभी उससे? एक तरफ से जुड़ता है और दूसरी तरफ से धक्का देता है ना। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को खींचते हैं या धक्का देते हैं? हाँ जी, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं और
जो लाइक चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। समझ आया? ये नहीं आया? तो बेटा ये आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही है। हमने इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और इधर एक, तो बेटा जैसे ये शुआएं यहाँ पे आई तो उनमें से कुछ जर्रात जो थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए, कुछ जर्रात जो थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए और कुछ सीधे गुजर गए। उनको ना पॉजिटिव ने खींचा ना नेगेटिव ने खींचा। अब सवाल ये पैदा होता है जो जर्रात नेगेटिव प्लेट की तरफ गए होंगे उन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव किसको खींचेगा, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा ना। तो जो जर्रात इसकी तरफ मुड़े बेटा उन पे पॉजिटिव 2 का चार्ज था और उनको अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? और इन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, इनको बीटा का नाम दे दिया गया। और जो सीधे चले गए उनको गामा का नाम दे दिया गया। यही लिखा हुआ मैंने कि आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन की 3 किस्में, कितनी किस्में? 3 किस्में। एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, तीसरे को गामा कहते हैं। तो बेटा अल्फा रेज क्या होती हैं? दीज रेडियो एक्टिव रेज बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये जो आपकी अल्फा रेज हैं ये रेडियो एक्टिव रेज हैं बेंड करते हैं किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की। बीटा रेज क्या करती हैं? दीज रेडियो एक्टिव रेज बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ऐसा ही है? और गामा का दीज रेडियो एक्टिव रेज डू नॉट बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये सीधी चलिए देखिए, ये हीलियम के इन पे पॉजिटिव 2 चार्ज होता है अल्फा पे, तो ये कहां से निकलते हैं? न्यूक्लियस से। और मजे की बात रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहां से इमिट होती है? न्यूक्लियस से। प्रॉब्लम किसी को? जनाब अली ये है आपका चैप्टर और उसका आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेफर्स टू, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डेफिनेशन है और मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डेफिनेशन बता दी हुई है कि द अरेंजमेंट ऑफ सब एटम in an atom is called the structure of atom। याद आ गया? तो ये कहते हैं the structure of atom refers to, जो एटम का स्ट्रक्चर है उससे मुराद है, उसका मतलब है how, किस तरह। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन? यस, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो how का मतलब कैसे आर अरेंज्ड, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये किस तरह तरतीब दिए गए हैं एक एटम के अंदर, इसको हम एटम का स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आ गया? एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन ओनली बी विजुअलाइज, हम उनको देख सकते हैं विद ए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एक बहुत ही ताकतवर किस्म की माइक्रोस्कोप जिसका नाम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, उसकी मदद से। और ये शक्ल आपको आपके पहले चैप्टर में दिखाऊंगा, फिगर नंबर 1.1, ठीक है? वहां पे उन्होंने क्या दिखाया? दैट फिगर शोज द इमेज ऑफ गोल्ड, इनको दिखा देना। That figure shows the image of gold atoms on the surface। वो सरफेस से एटम का आपको इमेज दिखा रही है। इन ग्रेड 7, कौन सा ग्रेड में? बात समझ आ रही है जनाब? पिछली क्लास में आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखा था, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी सीखा था। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, आप इस बाब में जरूर सीखेंगे अबाउट द अरेंजमेंट, किसके बारे में? तरतीब के बारे में, तरतीब के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे आप। पार्टिकल्स इन एन एटम, पार्टिकल्स की किसके अंदर? एटम के अंदर। कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मेरे ख्याल में अगर मैं आज यहाँ पे बंद कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से अब काम शुरू हो गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे, आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर, आपको कैसे पता चला कि एटम में न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, शेल इस तरह के होते हैं, पहले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बेटा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए, कोई एक तजुर्बा नहीं किया, बहुत सारे तजुर्बात साइंसदानों ने करने के बाद ही जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नजर आ रहा है ना, उन्होंने दिया था। तो वी विल टॉक अबाउट दिस, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। आज का लेक्चर मैं क्लोज कर रहा हूँ।